नमस्कार दोस्तों, मैं सविता राठी आपका अपने चैनल रिसर्च विद राठी जी पर स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। हम आज की वीडियो में लेके आए हैं रिजेक्शन रीजन एंड क्रिटिकल वैल्यू। जो भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं या फिर मास्टर्स में डिसर्टेशन पे काम कर रहे हैं उन लोगों को इन दो वर्ड्स के बारे में पता होगा कि रिजेक्शन रीजन एंड क्रिटिकल वैल्यू एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम इनकी डेफिनेशन पे बात ना करके हम आपको आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करेंगे कि ये चीज होती क्या है और हम जब भी अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम इन चीजों का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ में आपको नॉन रिजेक्शन रीजन, क्रिटिकल वैल्यू एंड रिजेक्शन रीजन, ये तीन चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। तो सबको पता ही होगा कि ये क्या है। ये एक एनपीसी कर्व होता है। जब भी हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हम उसका जो भी रिजल्ट आया रहता है हमारी हाइपोथेसिस का, हमारे टेस्ट का जो भी हम टेस्ट यूज करते हैं उसमें उनके रिजल्ट को हम एनपीसी पे इंटरप्रेट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, देन उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनपीसी पे आप रिजेक्शन रीजन, क्रिटिकल वैल्यू और नॉन रिजेक्शन रीजन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले आपको एक एनपीसी कर्व बनाना है, ठीक है। और इसके लिए आपको हेल्प क्या करेगा, आपकी जो हाइपोथेसिस होगी, आपकी हाइपोथेसिस आपको बताएगी, जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई हुई है, अपनी फॉर्म करी हुई है, वो आपको बताएगी कि आपको कौन सा एनपीसी कर्व बनाना है, आपका टेस्ट कौन सा है, टू टेल्ड है या फिर वन टेल्ड टेस्ट है। ठीक है, तो अगर आपका टू टेल टेस्ट है तो आपके लिए जो है एनपीसी कर्व ये बनेगा, राइट। ठीक है, अगर आपका वन टेल टेस्ट है जिसमें कि आपका राइट टेल या फिर लेफ्ट टेल्ड है तो आपका हाइपोथेसिस सॉरी एनपीसी ग्राफ एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एनपीसी कर्व बनाना है। और उसके बाद आप अपनी क्रिटिकल वैल्यू होती है जो आपकी जो बुक होती है आपकी स्टैटिस्टिक की, किसी के पास कोई भी बुक है उसमें ना लास्ट में टेबल दी हुई होती है जहां पे आपका कोई भी टेस्ट हो, टी टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो या फिर कोई भी अनोवा हो, उन सब की वैल्यूज दी हुई होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो आपको अपना सैंपल के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, देन उसकी क्रिटिकल वैल्यू पीछे टेबल से देख के आपको फाइंड आउट करनी है और उसको यहाँ पे आपको लिख देना है क्रिटिकल वैल्यू। तो आप एनपीसी कर्व अपना फॉर्म करिए, देन उस पे ये सारी चीजें पहले से लिख लीजिए। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यू के सामने आप लिख लीजिए समथिंग आपका 1.56 आया है आपकी क्रिटिकल वैल्यू, और आपका टू टेल टेस्ट है। तो टू टेल टेस्ट में आपका सेम एनपीसी कर्व रहेगा। एक सेकेंड, इसको हम साफ कर देते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो सैंपल था, हमारा सैंपल है, मान लिया हम टी टेस्ट का इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, हमारा सैंपल है 100 का। ठीक है, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है n-1। तो n है यहाँ पे 100 और -1 यानी कि 99, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 99। उसके बाद हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू हमने पीछे टेबल में देखी है, ये टू टेल्ड टेस्ट है, तो इसका एनपीसी कर्व यही रहेगा। अब हम इसका सिग्निफिकेंस लेवल हमें डिसाइड करना होता है कि हमने 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल है या फिर 0.01। तो बेसिकली ह्यूमैनिटीज में जो है वो 0.05 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि सिग्निफिकेंस लेवल होता है। तो हमारा 0.05 लेवल हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल देखा है। तो इसकी जरूरत हमें पड़ती है जब हम टेबल में इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टी की वैल्यू देखने जाते हैं, तो हम वहां पे 0.05 और टू टेल्ड की अलग टेबल है और वन टेल्ड की अलग टेबल है। ठीक है, तो टू टेल्ड वाली टेबल में हम 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे 99 की वैल्यू देखेंगे। तो मान लिया हमारे 99 की वैल्यू वहां पे 1.56 आई है। ठीक है, और हमने जो टेस्ट लगाया है, हमने अपने सैंपल पे जो भी हमने टी टेस्ट लगाया है, तो हमारी टी वैल्यू वहां पे आई है 2.62। ठीक है, ऐसे समथिंग कुछ आई है। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पे बीच में जीरो होता है,
और इधर की तरफ प्लस होता है, इधर की तरफ माइनस होता है, सबको पता होगा, कॉमन सी चीज है। तो जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है ये हमारी यानी कि 1.56 है। तो अगर आपकी वैल्यू 1.56 के अंदर रहती, 0 से लेके 1.56 के अंदर की तरफ होती, इस वाले एरिया में होती, तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो नॉन रिजेक्शन एरिया में आती है, तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो जाती। लेकिन आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है 1.56 से आपकी जो टी वैल्यू है, आपकी टी वैल्यू 2.62 है, तो वो कहाँ आ रही है, इससे बड़ी है, तो इधर वाले एरिया में आ रही है, यानी कि रिजेक्शन रीजन में आ रही है। तो जो आपकी नल हाइपोथेसिस है H0 है वो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू से आपकी जो टेस्ट की वैल्यू आई है, रिजल्ट आया है, वो बड़ा है, बड़ा है तो वो इस तरफ, इस वाली डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्शन रीजन में आ जाएगा, राइट। ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, तो कोई सी भी तरफ आए तो वो आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्शन रीजन में आएगी, यानी कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर वो उससे कम आती है, क्रिटिकल वैल्यू से आपकी टेस्ट की वैल्यू कम आती है, तो वो इस वाले एरिया में रहेगी, तो वो आपकी नॉन रिजेक्शन रीजन में रहेगी और आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगी। समझ में आया? इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। जो टू टेल टेस्ट या फिर राइट टेल या लेफ्ट टेल्ड में हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको H0 लिखते हैं, और हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसको H1 लिखते हैं। तो ये है हमारा, मान लीजिए हमारा जो आपका मीन है, आपका मीन इक्वल है, आपने मान लिया, दूसरे में आपने माना है कि नहीं इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आपका बोथ साइड रिजेक्शन रीजन जो होगा वो बोथ साइड होगा, क्योंकि टू टेल टेस्ट है, तो दोनों तरफ टेल जाएंगी एनपीसी कर्व की, तो ये आपका रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। फिर आप क्रिटिकल वैल्यू टेबल के थ्रू फाइंड आउट करिए, एंड देन आपकी जो टी की वैल्यू आई है उसको आप ये देखिए कि वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है तो वो रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी, और अगर छोटी है तो वो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही राइट टेल्ड में आपका, राइट टेल यानी कि आप राइट की तरफ, ये वाला आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे एक तरफ ऐसे आपको इसको निकालना है, ठीक है, ये, और ये वाली जो है ये आपकी हो जाएगी ऐसे, इस तरफ लेफ्ट की तरफ ज्यादा चला जाता है, और राइट वाले में राइट की तरफ ये ज्यादा चला जाता है। एक सेकेंड, इसमें ऐसे चला जाता है राइट की तरफ, ठीक है, तो ये राइट टेल्ड हो जाएगी। राइट टेल्ड में राइट वाला जो एरिया होगा वो रिजेक्शन एरिया होगा, और लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाला जो एरिया होगा वो रिजेक्शन एरिया होगा, ठीक है। और ये हमेशा स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से होती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। राइट टेल्ड में आपको देखना है आपका इक्वल या फिर ग्रेटर, और इक्वल या फिर लेस देन देखना पड़ेगा आपको लेफ्ट एंड लेफ्ट टेल्ड और राइट टेल्ड टेस्ट में, एंड देन आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है या एक्सेप्ट हो जाती है। अगर इस एरिया में आ जाती है तो रिजेक्ट हो जाएगी, अगर इधर वाले एरिया में आ जाती है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। सेम ऐसे ही आपका लेफ्ट टेल्ड वाले टेस्ट में अगर इस तरफ आ जाती है तो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर आपकी रिजेक्शन एरिया में आ जाती है तो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अब हम डिसीजन कैसे लेते हैं, कोई भी जब हम लेफ्ट टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट या राइट टेल टेस्ट हम करते हैं और उसमें हम अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, तो उसका रीजन, उसका डिसीजन कैसे लेते हैं। तो टू यूज अ रिजेक्शन रीजन टू कंडक्ट अ हाइपोथेसिस टेस्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये जेट टेस्ट का एग्जांपल है। इफ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक इज इन द रिजेक्शन रीजन देन रिजेक्ट है, अगर रिजेक्शन रीजन में है तो रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर वो रिजेक्शन रीजन में नहीं है तो फेल टू रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हम कभी भी जब नल हाइपोथेसिस लिखते हैं इंटरप्रिटेशन में, तो हम वहां पे ये नहीं लिखते कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, हम यहाँ पे लिखते हैं फेल टू रिजेक्ट। करेक्ट वर्ड जो है स्टैटिस्टिकली वो है फेल्ड टू रिजेक्ट, ठीक है। तो आप हमेशा ये वर्ड यूज करिए, एक्सेप्टेड मत करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो के लिए उतना ही, और होप आपको क्रिटिकल वैल्यू और रिजेक्शन रीजन समझ में आया होगा कि हमें उसको कैसे देखना है, टेबल में वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, और किसी भी टेस्ट के रिजल्ट को कैसे हम एनपीसी पे ड्रॉ करके अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।